हेलो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसका नाम दिया गया है लाइफ सेविंग वीडियो। ये लाइफ सेविंग वीडियो कैसे है, ये आपको पूरा वीडियो देखने पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसमें जो मैं 3 स्टेप बताऊंगा जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें एक चौथा भी जोड़ा जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, और बहुत ईजी है वो। अगर वो 4 स्टेप तुम्हें पता चल गए, तुम्हें याद हो गए, तो भविष्य में कभी ना कभी, ज़िंदगी में कभी ना कभी तुम किसी एक पर्सन की लाइफ ज़रूर बचा लोगे। ज़्यादा की भी बच सकती है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसकी लाइफ तुम जरूर बचा लोगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता होने की वजह से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाते। ये वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर मुझे सबसे पहले जो एक हेडिंग दिया है मैंने कि आप क्या करेंगे अगर घर के बुजुर्ग को आधी रात को छाती में दर्द हो जाए तो। यानी आप क्या करेंगे अगर रात को 1 या 2 बजे आपके घर के किसी बुजुर्ग को छाती में दर्द हो जाए, और ख़ासकर अगर लेफ़्ट साइड में हो जाए, फिर तो सबकी सांसें अटक जाती हैं, चाहे आप 15 साल के हैं चाहे 50 साल के हैं। अगर आपके घर के किसी बुजुर्ग की छाती में दर्द हो रहा है तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी में डेथ होती हैं वो कार्डियक इमरजेंसी होती हैं, हार्ट की इमरजेंसी होती हैं, दूसरे नंबर पे ब्रेन की इमरजेंसी होती है। पैर में फ्रैक्चर होने से कोई 1 घंटे में नहीं मरता, 2 घंटे में नहीं मरता। हार्ट की जो इमरजेंसी होती है उसमें कुछ घंटों के अंदर ही पेशेंट मर जाते हैं। घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के बीच में पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसे कहते हैं कार्डियक इमरजेंसी, हार्ट की इमरजेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ होती है। अब यहाँ पे हमें वही देखना है कि अगर चेस्ट पेन है तो वो हार्ट का होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, वो मस्कुलर भी हो सकता है, वो एसिडिटी का भी हो सकता है। देखो, पहले बात एक चीज़ समझ लेना, यहाँ मैं तुम्हें स्पेशलिस्ट या डॉक्टर नहीं बनने की सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वो बात कर रहा हूँ जो आम लोग या एक लेमैन भी अगर अप्लाई करता है तो वो किसी की जान बचा सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी और बता देता हूँ जो सच्चा किस्सा है, सच्ची बात है। एक बार ऐसे ही किसी एक घर में, वहाँ पर एक बुजुर्ग के चेस्ट पेन हुआ। सारे घर वाले बहुत अवेयर, बहुत जागरूक थे। उन्होंने फटाफट पता करा कि किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, डिसाइड करा। फिर उसके बाद उन्होंने पड़ोस से गाड़ी भी मंगवाई कि नहीं, ऐसे नहीं लेके जाना चाहिए, गाड़ी में लेके जाना चाहिए। पड़ोसी को उठाया, उसकी गाड़ी निकलवाई, गाड़ी में उन्हें बैठाया। रात के 3 बजे वो हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं थे। फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में गए, तीसरे हॉस्पिटल में गए। बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल में उन्हें डॉक्टर अवेलेबल हो पाए। बड़ी गुजारिश करी, मान मनोबल करी, रिक्वेस्ट करी, तब जाके उन्होंने पेशेंट को देखा। सारा अरेंजमेंट करा, उसे ड्रिप लगानी शुरू करी, ईसीजी करी, ये करा वो करा, सब चीज़ें हो गई। जो मिल सकती थी फैसिलिटी वो मिली। सुबह जब ओपीडी में डॉक्टर बैठे तो पेशेंट जो है वो गए उनके पास, कहने लगे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, हमारे पेशेंट को क्या हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने कहा, रात को कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, एसिडिटी का, गैस का पेन था। सारे रिलेटिव सिर पकड़ के बैठ गए। सारी रात काली हुई। 15,000 रुपये का तब तक उनका बिल बैठ चुका था। कई सारे रिलेटिव्स भी थे जो बाहर से आ चुके थे कि ऐसा क्या हो गया, रात में इमरजेंसी हो गई, जो एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। पर पता चला एक एसिडिटी का पेन था, गैस का पेन था। तब उन्हें लगा बड़ी महंगी पड़ गई एसिडिटी। अब उसी घर में उन्हीं के साथ में 6 महीने बाद फिर यही केस हुआ। अब की बार फिर सबने ये सोचा गैस का दर्द होगा, एसिडिटी का दर्द होगा। उन्हें डाइजीन दे दी। थोड़ी देर में और सीवियर होने लगा, तो एक ढक्कन और पिला दिया, पंखा चला दिया, हवा कर दी। फिर कहने लगे कि थोड़ी सी पंखे की हवा कर दो, खिड़की खोल दो। ये सारे तामझाम कर लिए। उसके बाद भी जब आराम नहीं पड़ा तो कहने लगे चलो एक काम करें, डॉक्टर के चलते हैं। उन्हें लेके जीने से नीचे उतरे। नीचे उतरते ही वो गिर पड़े और डेथ हो गई। अब इसमें कहाँ कहाँ कमी थी, क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या कमियाँ थी, वो मैं बताऊँगा, ताकि ऐसा तुम्हारे घर में ना हो या किसी के भी घर में ना हो। अगर ये वीडियो जो देखेगा तो वो कम से कम उन गलतियों से बचेगा जिससे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि घर के बुजुर्ग को हार्ट अटैक की वजह से मरना पड़े। 100% तो खैर नहीं बचा सकते, कोई भगवान नहीं है, डॉक्टर भी नहीं बचा सकते, लेकिन कोशिश करना सबका फर्ज है, सबकी जिम्मेदारी है। वो कोशिश कर सकते हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे घर में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आधी रात को, तो तुम क्या करोगे? आधे लोग बिल्कुल सही कहेंगे कि अच्छे डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल ये है, अच्छा डॉक्टर कौन? रात को 1-2 बजे कौन अच्छा डॉक्टर तुम्हें मिल पाएगा?
अगर तुम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली बॉम्बे वगैरह में रहते हो तो संभव है। छोटे कस्बे में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो तो शायद संभव ना हो पाए। ट्राई करके देखना, पता करना रात के 1-2 बजे कौन से हॉस्पिटल की इमरजेंसी खुली होती है। ये पहले पता करके रख लेना, क्योंकि जिस दिन सिचुएशन आती है सामने, धक्के खाने के बाद पता चलता है पेशेंट नहीं बच पाया। तो इसलिए पहले पता करने में कोई नुकसान नहीं है। तुम ये पता करके रखो कि तुम्हारे कस्बे में, शहर में, गांव में कौन सा डॉक्टर है जिसे ईसीजी करनी आती है, जिसे ईसीजी देखनी आती है। क्योंकि कार्डियक इमरजेंसी है तो ईसीजी से ही कंफर्म हो पाएगी। हार्ट अटैक ईसीजी से ही कंफर्म हो पाता है, बिना उसके कोई डॉक्टर हार्ट अटैक डिक्लेयर नहीं करेगा। जब तक ईसीजी के चेंजेस नहीं आएंगे वो नहीं करेगा। तो इसलिए ईसीजी देखने वाला डॉक्टर चाहिए। अच्छे डॉक्टर का मतलब यहाँ पे है वो डॉक्टर जो ईसीजी कर सके और ईसीजी देख सके। ये भी दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई डॉक्टर केवल ईसीजी की मशीन रख लेते हैं, देखना नहीं आता। इसके लिए ज़्यादा बेहतर है अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट है तो पहले उसके यहाँ जाओ। वो अवेलेबल नहीं हो पाता है तो कोई ऐसा फिजिशियन जो वास्तव में एक्सपर्ट हो। अब कुछ लोग सोच सकते हैं सरकारी अस्पताल चले जाएंगे, ठीक है, जाके देखना रात को 1-2 बजे इमरजेंसी में किसकी ड्यूटी है तुम्हें ही नहीं पता होगा। हो सकता है वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन की ड्यूटी हो, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से तुम उम्मीद करोगे वो ईसीजी करेगा और देखेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, इमरजेंसी में तुम्हें एक तरीके से बस वो एडमिट करेंगे, दवाई देंगे और वो लिख देंगे। ऑन कॉल डॉक्टर आके देखें, कार्डियोलॉजिस्ट आके देखें, लेकिन वो देखेंगे कब? सुबह। और यहाँ ध्यान रखना, एक बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है 3 घंटे का, और वो 3 घंटे का टाइम पीरियड अगर बीत गया तो उसके बाद कुछ नहीं होता। जो नुकसान होना होता है हो लेता है। कई बार डेथ भी हो जाती है, कई बार बच जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए अब दवाइयों के मोहताज होकर रह जाते हैं। सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसमें पहले स्टेप लेते हैं। देखो, मैंने ये कहा था डॉक्टर के बारे में सोचना। इसमें ये मत सोचना कि आसपास का कोई डॉक्टर, जान पहचान का कोई डॉक्टर। ये ध्यान रखना, वो डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट हो या ईसीजी देखना जानता हो, उसी डॉक्टर को देखना है। ये अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि हार्ट के अगर वो पेशेंट है तो अभी मैं ये भी बताऊँगा उस आधे घंटे में पहले ये डिसाइड करना कि हार्ट का पेन है भी या नहीं है। वो मेरा मेन पॉइंट है। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो उस आधे घंटे के लिए कि जब आप डॉक्टर के ले जाने की सोच रहे हैं, उससे पहले आधे घंटे में कम से कम ये तो करके देख लें कि हमें कहाँ लेके जाना है, या एम्बुलेंस आने से पहले ये डिसाइड कर लें किस डॉक्टर के पास लेके जाना है। दूसरा पॉइंट था व्हीकल, तुम्हारा खुद का है या एम्बुलेंस है। खुद का है, बहुत अच्छी बात है। एम्बुलेंस है तो ये ध्यान रखना कि एम्बुलेंस कितनी देर में आएगी, इसका भी आइडिया होना चाहिए। ये ना हो कि 1.5 घंटा 2 घंटे एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, बहुत बेवकूफ़ी होगी। अगर वो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट अटैक का केस है, तो वो टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें पता होना चाहिए। उनसे साफ पूछ लो कितनी देर में पहुँचोगे। अगर आधे घंटे के अंदर पहुँचते हैं तो ठीक है, वेट करो, नहीं तो अपने व्हीकल से लेके चलना है, चाहे अड़ोस पड़ोस का व्हीकल लो, उससे चलना है। इसमें एक तीसरा पॉइंट याद रखना कि तुम्हें जो स्टेप लेना है उसमें कभी भी पेशेंट को पैदल नहीं चलाना है, उसे जीने से नहीं उतरवाना है, उसे एम्बुलेंस तक चल के नहीं जाना है, या तो व्हील चेयर पर जाना है या फिर स्ट्रेचर पे जाना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी वो यही करी थी, उसे पैदल लेके चले थे। अगर तुमने पैदल 10 कदम भी चलाया तो उसकी स्थिति को 10 गुना बिगाड़ दिया। ये समझना, अगर वो हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसे पैदल लेकर नहीं चलना है, ये रूल है। वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी उसे पैदल नहीं जाना है, स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर ही जाना है। ये तुम्हारा अधिकार है। हॉस्पिटल में तुम कह सकते हो व्हील चेयर लाओ, उस पर जाएगा पेशेंट, या स्ट्रेचर पर जाएगा पेशेंट, पैदल नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें 3 पेशेंट जो होते हैं, 3 तरह के पेशेंट, वो हाईली रिस्क ग्रुप में होते हैं, जिन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। अगर पेशेंट की पास हिस्ट्री हार्ट अटैक की है तब तो हम केयर करेंगे, उसे सीरियसली लेंगे ही। लेकिन अगर वो डायबिटिक है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है या फिर स्मोकर है, डायबिटिक यानी ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर का पेशेंट है, हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी का पेशेंट है, और तीसरा है स्मोकिंग करने वाला है, तो ऐसे केस में हम उससे केस को सीरियसली लेंगे। उन्हें हार्ट अटैक होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसीलिए उन्हें लाइटली नहीं लेंगे। और अगर पास हिस्ट्री है उसकी एंजाइना की या हार्ट पेशेंट की, फिर तो सीरियसली लेना ही होता है। लेकिन इंडिया में 20 से 30% केस ऐसे होते हैं जिनमें पिछली कोई हिस्ट्री नहीं होती
और वो एकदम से हार्ट अटैक से मर जाते हैं। यानी बिना किसी हिस्ट्री के भी हार्ट अटैक हो सकता है। और ख़ासकर अगर वो हार्ट पेशेंट है तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि रात के 2 बजे दर्द हुआ, अब क्या करें। अगर डॉक्टर ने फिर एसिडिटी का बता दिया तो फिर क्या होगा, ब्लड शुगर कम बताई तो क्या होगा। तो इसका एक तरीका होता है जो मुझे बताना है, जो मेरा मेन एम्फेसिस है इस वीडियो पे, वो वही है कि उस समय क्या करें, उस सिचुएशन में क्या करें कि जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई कि अब इसे हार्ट स्पेशलिस्ट पे लेके जाएं या सिंपल डॉक्टर के पास लेके जाएं। किसी नर्सिंग होम में लेके जाते हैं तो हो सकता है 20-30 हज़ार रुपये लग जाए, सारी रात भी लगेगी, हो सकता है फिर बाद में पता चला एसिडिटी का दर्द है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा मेन एम्फेसिस जो है वो ये है कि उस सिचुएशन में क्या करें। उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये डिटेल में बताना पड़ रहा है कि हार्ट का दर्द जो होता है वो ज़्यादातर किस वजह से होता है। पहले मैंने बताया एंजाइना, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो चेस्ट में पेन होता है, जो हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो दर्द होता है उसे कहते हैं एंजाइना, ड्यू टू ब्लड सप्लाई डिक्रीज इन द हार्ट मसल्स। अगर हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कम है तो उसे इस्चीमिया कहते हैं और उसकी वजह से जो दर्द होता है उसे एंजाइना कहते हैं। और अगर इस स्थिति को सुधारा नहीं गया तो एक दिन ऐसा भी आता है कि एक क्लॉट आके इसमें बढ़ जाता है और उसके बाद ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस क्लॉट को 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं तोड़ा गया तो इससे आगे की जितनी भी ब्लड सप्लाई जहाँ जहाँ जिस जिस मसल को हो रही है वो सारी मांसपेशियाँ मर जाएंगी। हार्ट अटैक का मतलब होता है मांसपेशियों का मर जाना, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मांसपेशियाँ मर जाएंगी। हार्ट की मांसपेशियाँ 3 से 4 घंटे के अंदर मर जाती हैं ब्लड सप्लाई बंद होने के बाद। तो वो 3 से 4 घंटे बड़े क्रूशियल होते हैं। इसी वजह से हम उस आधे से 1 घंटे की बात कर रहे हैं जो पेशेंट हिस्ट्री बताना शुरू करता है। जैसे उसके चेस्ट में पेन हुआ वहाँ से लेके 3 से 4 घंटे देखे जाते हैं। यानी कि जब स्थिति वर्स हो गई, ज़्यादा बिगड़ गई, जब पेशेंट मान लो अगर 10 बजे कह रहा है कि मुझे 10 बजे भारीपन है, चेस्ट में कंजेशन है, दर्द हो रहा है, तो समझ लो 10 बजे उसकी हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो गई। अब तुम्हारे पास टाइम है 1 बजे तक का, 1 बजे या मैक्सिमम 2 बजे तक उसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज के इंजेक्शन लग जाने चाहिए। ये इस क्लॉट को तोड़ने वाले इंजेक्शन होते हैं जो 3 से 4 घंटे के अंदर लग जाने चाहिए। दर्द की शुरुआत से, यानी सिम्टम आने की शुरुआत से लेकर 3 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन लग जाने चाहिए। तो हार्ट बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाएगा, 99% वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंजेक्शन नहीं लगे तो जितनी मसल्स मरेंगी वो नुकसान परमानेंट होगा, वो रिकवर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उस केस में हम क्या करेंगे। ये इसलिए है क्योंकि 3 घंटे का टाइम पीरियड है हमारे पास मैक्सिमम, जिसके अंदर वो इंजेक्शन लग जाना चाहिए। डॉक्टर के पास का टाइम तब शुरू होगा जब तुम डॉक्टर के पास पहुंचोगे। अगर तुम डॉक्टर के पास ही 3-4 घंटे बाद पहुंचे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर के पास विदिन 1 आवर या मैक्सिमम 1.5 आवर तुम्हें पहुंचना जरूरी है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये एक हिंदुस्तान टाइम्स का भी ये सर्वे था, वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में इस तरह के सर्वे हुए हैं। उसमें देखा गया है जो विंडो पीरियड है वो आधे घंटे का होना चाहिए। यानी कि सिम्टम की शुरुआत से डॉक्टर के यहाँ पहुँचने तक आधे घंटे का, 30 मिनट का टाइम होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन इंडिया में ये एवरेज टाइम है 400 मिनट, यानी 13 गुना ज़्यादा। 400 मिनट यानी करीब 6 से 7 घंटे के बीच। क्योंकि कई जगह पर ये भी देखा गया है ये टाइम 15 घंटे 900 मिनट का है। रात को 10 बजे पेन शुरू हुआ, उस समय लाइटली ले लिया या कंफर्टेबली ये लगा कि ठीक है देखते हैं सुबह देखेंगे, सारी रात घबराहट में निकाल दी, परेशानी में निकाल दी। उसके बाद डॉक्टर के पास गए दिन में 12-1 बजे, 1 या 2 बजे डॉक्टर ने ईसीजी करके देखा, उसने बताया आपके हार्ट अटैक पड़ा था। वो जो दर्द था वो हार्ट अटैक का था। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, मतलब जितनी मसल्स मरनी थी वो मर ली। एक बात ध्यान रखना, हार्ट अटैक से पेशेंट एक ही बार में मर जाएगा ऐसा भी नहीं होता, और 3 बार में भी वो जिंदा रह सकता है, 3 हार्ट अटैक भी झेल सकता है। तो यहाँ पर लेकिन नुकसान जो हो गया है वो परमानेंट है। अगर वो नुकसान नहीं होता तो वो पूरी तरह से हेल्दी लाइफ जीता। अब उसे सारी लाइफ हो सकता है दवाइयाँ लेनी पड़े।
हार्ट को मजबूत करने की दवाइयाँ देनी पड़े, जिससे उसका काम चलेगा। तो ये जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है, उसमें क्यों 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंचना ज़रूरी होता है, और किस वजह से हार्ट अटैक को सीरियसली लेना चाहिए या लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कार्डियक इमरजेंसी की वजह से होने वाली डेथ सबसे ज़्यादा होती हैं, और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में, हाइपरटेंशन के पेशेंट में, स्मोकर्स में, या प्रीवियस हिस्ट्री है अगर हार्ट की, तो उन केस में ये चांस और बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसीलिए अब मेरा जो कहना है ये है, जो मुझे स्टेप बताने हैं जो तुम्हें घर पे लेने हैं। बहुत सिंपल स्टेप हैं जिससे कि तुम ये पता लगा सकते हो एसिडिटी का है, मस्कुलर पेन है, या हार्ट का पेन है, हार्ट अटैक का पेन है। मतलब ये सारी चीज़ तभी तो पता चलेंगी, तभी तो तुम सही डिसीजन ले पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम एग्जैक्टली 100% सही पता लगा ही लोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें तुम 100% सही डिसीजन ले पाओगे। जैसे सबसे पहले ये समझो कि ऐसे केस में जब तुम्हारे घर में एक बुजुर्ग रात को 2 बजे के कहता है चेस्ट पेन है, तो वेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर तुम्हें लगे चेस्ट पेन वो बता रहा है, तो पहले देखो पेन कैसा है। अगर वो कह रहा है यहाँ इसके पीछे, स्टर्नम के पीछे कंजेशन है, तो 90% मान के चलो वो हार्ट का होगा, हार्ट अटैक होगा। लेकिन उसे डिस्कार्ड करने का एक तरीका है, सबसे पहले उसे एंटासिड दो, क्योंकि एसिडिटी में भी कई बार ऐसा होता है सीने में जलन होती है, वहाँ भी ऐसे ही होता है दर्द, लेकिन वो जलन का होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन पेशेंट नहीं बता पाएगा उस चीज़ को, ना तुम समझ पाओगे। तो इसलिए पहले उसे एंटासिड दो। एंटासिड जैसे कि डाइजीन या जेलुसिल जेल जो जल्दी असर करता है, तो पहले वो दो। विदिन हाफ आवर या 1 घंटे के अंदर अंदर ये असर कर जाता है। तो अगर तुमने एंटासिड, डाइजीन या जेलुसिल दिया और 5-10 मिनट में आराम हो गया, तो यानी वो एसिडिटी का पेन था। साथ ही साथ तुम 10 मिनट बाद एनाल्जेसिक दे सकते हो, जैसे कॉम्बीफ्लैम, डिक्लोपार एक्सेट्रा। ये कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कॉम्बीफ्लैम, इसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन होता है। एनाल्जेसिक होता है यानी दर्द निवारक दवाइयाँ जो हम कहते हैं। तो जैसे ये दोगे तो मस्कुलर पेन होगा या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होगा, उसमें आराम पड़ जाएगा। तो यानी अगर इससे आराम पड़ गया तो वो मस्कुलर पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है। और अगर इन दोनों को देने के बाद भी आराम ना पड़ा, तो अब 1% भी रिस्क नहीं लेना है। किसी मोहल्ले के किसी जानकार को, ऐसे को नहीं, सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है या ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाना है जिसके पास ईसीजी की मशीन हो, वो ईसीजी करना जानता हो और ईसीजी देखना भी जानता हो। ये दोनों काम जरूरी हैं, क्योंकि अगर उससे पहले तुम किसी और डॉक्टर के पास गए और उसके पास ईसीजी मशीन नहीं है, तो वो कभी सही डायग्नोसिस नहीं बना पाएगा। इसीलिए उस समय तुम्हें सबसे पहले जो करना है स्टेप, वो ये सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ जाना है। अब इसमें एक बात और आती है, ये दोनों एंटासिड और एनाल्जेसिक देख लिया। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट जो सीवियर एडवांस स्टेज होती है उसमें चेस्ट पेन ही नहीं बताते, क्योंकि उनकी नर्व्स डैमेज हो चुकी होती हैं, तो वो चेस्ट पेन बताते ही नहीं हैं। उन्हें चेस्ट पेन ही नहीं होता, वो सिम्टम बताते हैं घबराहट है, ठंडे पसीने, स्किन छूओगे बिल्कुल ठंडी और पसीने आ रहे होंगे। ये बात ध्यान रखना, वो हाइपोग्लाइसीमिक भी हो सकता है अब उसकी ब्लड शुगर कम हो। तो ये भी अगर डायबिटीज़ का पेशेंट अगर कोई घर में है, तो ये बात हमेशा ध्यान होनी चाहिए कि कभी भी अगर उसे ठंडे पसीने आ रहे हों तो 1 चम्मच ग्लूकोज की दे दो उसे, या 2 चम्मच दे दो, जिससे ब्लड शुगर अगर कम थी वो नॉर्मल हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे में ये नहीं करना कि कहने लगे डायबिटीज़ का पेशेंट है तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो गई होगी। पहली बात तो ब्लड शुगर चेक करने के बाद ही एक्टिविटी होनी चाहिए अगली, और ब्लड शुगर की मशीन आजकल 500-600 रुपये की आराम से मिल जाती है। तो डायबिटीज़ का पेशेंट अगर है तो उसके पास ब्लड शुगर की मशीन होनी चाहिए, चेक करने की मशीन होनी चाहिए। नहीं भी है तो पहले 1 चम्मच अगर उसे ग्लूकोज का पाउडर दे दिया, तो हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया से वो ठीक नॉर्मल हो जाए और उसके सारी परेशानी खत्म हो जाए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि उसे अगर ग्लूकोज दे दें तो हाइपोग्लाइसीमिया के केस में ठंडे पसीने जो आ रहे हैं वो निशानी है इमरजेंसी की। अगर डायबिटीज़ नहीं है और ठंडे पसीने आ रहे हैं तो वो भी निशानी है इमरजेंसी की, ये ध्यान रखना।
इसलिए ठंडे पसीने को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। तो ये ग्लूकोज का केस हो गया। और जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि एनाल्जेसिक से आराम नहीं पड़ा, एंटासिड से आराम नहीं पड़ा, तो अब उसे डिस्प्रिन देनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन खून को पतला करती है। और अगर डिस्प्रिन से आराम पड़ गया तो समझ लो वो 99% वो हार्ट का है। अगर डिस्प्रिन से आराम पड़ गया तो वो हार्ट का है, क्योंकि एनाल्जेसिक हम दे चुके थे, उससे आराम नहीं पड़ा, या एंटासिड हमने दिया, उससे आराम नहीं पड़ा। तो ये जो स्टेप होते हैं, ये 4 स्टेप, ये वो इम्पोर्टेंट स्टेप हैं जो उस क्रूशियल विंडो पीरियड या टाइम पीरियड में करने चाहिए, जिससे कि तुम्हें एक कन्फर्मेशन हो जाए कि ये हार्ट का पेशेंट है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर उसे आराम पड़ गया तो इसका मतलब है टेंशन तो कम होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस समय फिर डॉक्टर को मत दिखाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उस समय तुम किसी फिजिशियन को भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर इनसे आराम नहीं पड़ा तो फिर किसी भी सिंपल फिजिशियन के पास या सिंपल अपने अड़ोस पड़ोस के डॉक्टर के पास ना जाके सीधे स्पेशलिस्ट के पास जाओ। वो हार्ट स्पेशलिस्ट हो या ईसीजी स्पेशलिस्ट हो, वो फिजिशियन हो सकते हैं, अच्छे फिजिशियन जो होते हैं वो भी ईसीजी देखना जानते हैं वो, या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट। अब रात के 1-2 बजे कहाँ मिलेंगे, ये एक सोचने वाली बात है, जिसे पहले से ही सोच के रखा जाना चाहिए कि रात में कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना कि 20 से 30% केस होते हैं जिसमें कोई पहली हिस्ट्री नहीं होती, नहीं तो हार्ट अटैक जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहली हिस्ट्री या कोई इस तरह के फैक्टर होते हैं। बिल्कुल हेल्दी है और एकदम से हार्ट अटैक पड़ गया, इस तरह के तो 20 से 30% केस होते हैं। तो इसलिए 70 to 80% केस में कोई ना कोई पिछली बीमारी ऐसी होती है जिससे इंडिकेशन हो सकता है या इंडिकेशन होता है कि वो हार्ट की बीमारी हो सकती है, वो हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे अगर किसी को पहले से ही ऐसा हो कि चलने फिरने पे दर्द हो और आराम करते ही ठीक हो जाए, तो उसे ज़रूर एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ईसीजी करानी चाहिए, क्योंकि ये एंजाइना की निशानी है। वो चल फिर रहा है, दर्द हो रहा है, जैसे ही आराम करा फिर ठीक हो गया, तो ज़्यादातर चांस है चेस्ट पेन एंजाइना का होगा, या चेस्ट पेन बाएं हाथ की तरफ रेडिएट कर रहा है तो वो एंजाइना का होगा। इसे क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। तो अगर ऐसी हिस्ट्री है तो इसका मतलब उसके हार्ट की ब्लड वेसल्स सिकुड़ी हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल या दूसरी चीज़ का डिपोजिशन हो चुका है, वो संकरी हैं और उसमें ब्लड सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो किसी भी दिन एक क्लॉट आकर अड़ेगा और वो हार्ट अटैक क्रिएट कर देगा। 3 घंटे के अंदर अंदर अगर ये इंजेक्शन नहीं लगे तो पेशेंट के हार्ट के उतने हिस्से की हमेशा के लिए परमानेंट डेथ हो जाएगी और फिर उसे रिकवर नहीं करा जा सकेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मुझे जो मेन बतानी है वो ये चीज़ बतानी है कि उस आधे घंटे में तुम्हें करना क्या है। एक एंटासिड देना है, एक एनाल्जेसिक देना है। अगर इन दोनों से आराम नहीं पड़ा तो फिर किसी भी सिंपल डॉक्टर के पास नहीं, सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। अगर तुम इस चीज़ को याद रख लो, केवल इन बातों को, बाकी ये बातें तो एक बार को भूल भी सकते हैं, अगर इन बातों को याद रख लो, सब घर में आराम से एक डाइजीन या जेलुसिल वगैरह कोई ना कोई एंटासिड मिल जाता है। दर्द की कोई ना कोई दवाई जैसे कॉम्बीफ्लैम, डेक्लोपार वगैरह ये भी मिल जाती हैं, फ्लेक्सोन वगैरह जो भी होती हैं, इस तरह की मेडिसिन आराम से मिल जाती हैं। ग्लूकोज या पिसी हुई चीनी या बूरा ये सब के घर में मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथे नंबर पे हमने डिस्प्रिन की बात की है, तो डिस्प्रिन भी बहुत ईजिली अवेलेबल है। नहीं है तो सबको ये चीज़ तो घर पे रखनी ही चाहिए। अगर घर में कोई ऐसा केस है तो उस वजह से रात में बड़ी दिक्कत होती है, दिन की कोई ऐसी समस्या नहीं है, एक डॉक्टर को आराम से दिखा सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, दिन में भी अगर ऐसा केस होता है किसी बुजुर्ग के साथ तो आप उसे पैदल चला के नहीं लेके जाएंगे, व्हील चेयर पे या गाड़ी में लेके जाएंगे, पैदल नहीं चलाएंगे। हॉस्पिटल में भी बाहर से अंदर तक ले जाने में पैदल नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर वो वास्तव में हार्ट अटैक का केस हुआ तो वो स्थिति 10 गुना ज़्यादा बिगड़ जाएगी, डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर पेशेंट को बचाना। इसलिए कि हर जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारे रिलेटिव हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वो तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे स्टेप लेके चलो कि डॉक्टर भी ये ना कहे कि अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो मैं इसे बचा लेता। तो एंड में फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर
मुझे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म का भी यूज़ करना पड़ा जिससे कि तुम्हें ये समझ में आ जाए, और वरना बिल्कुल बेसिकली अगर मैं कहूँ तुम्हें कुछ नहीं समझना है तो सीधी सी बात ही आती है, ये स्टेप याद रखना कि अगर रात को 1-2 बजे किसी के चेस्ट में पेन होता है, कोई बुजुर्ग है या वैसे भी है, और इन दोनों चीज़ों से आराम नहीं पड़ता है, ये तो केवल डायबिटीज़ के लिए है, अगर इन दोनों चीज़ों से आराम नहीं पड़ता है तो अब उस पेशेंट को सीधे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है। आराम पड़ गया तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे घर पे रखना है, वजह पता होनी चाहिए कि ऐसा दर्द क्यों हुआ। अगर एसिडिटी है तो उसका भी इलाज होना चाहिए, मस्कुलर पेन है तो उसका भी इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है हाँ अब तो ठीक हो गए, वरना फिर किसी दिन रात में फिर दोबारा से इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। इसलिए दर्द चेस्ट पेन हुआ है तो क्यों हुआ है उसका कारण पता होना। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और याद रखते हो तो पूरी उम्मीद है लाइफ में किसी न किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बचा लोगे। ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोगों को जिन्हें मैंने ये बात बताई है, उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन करके कहा कि आपकी इस बात की वजह से आज हमने अपनी दादी को बचा लिया। एक ने बताया कि मैंने अपनी सास के ऊपर ये वाली बात देखी और मैंने सास को यही कहा कि अब सीधे ECG करवाओ, और बाद में पता चला हार्ट अटैक था और वो बच गई, वरना वो घर में ही थी, बाहर ही नहीं जा रही थी कि ठीक है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इस वजह से कई सारे लोगों की जान बच चुकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा ये कहना है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। ये दूसरों के काम आएगा, और जितना भी दूसरों के काम आएगा इसका मतलब उतने ही ज़्यादा व्यक्तियों की जान बचाई जा सकेगी। ओके, थैंक्स।